नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बिजली विभाग के द्वारा अब 1 टैरिफ प्लान की तैयारी हो रही है। अब 1 यूनिट बिजली खर्च करें या फिर 500 देना होगा एक रेट। जी हां, बिहार में बिजली दर का अब स्लैब खत्म होगा। अब आप कम बिजली का इस्तेमाल करें या फिर ज्यादा बिजली की दर प्रत्येक यूनिट अब एक समान होगी। दरअसल बिहार सरकार बिहार में 1 टैरिफ प्लान लागू करने जा रही है। इसके बाद से अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट ₹2.20 से लेकर ₹4.25 तक बिजली दर लग सकता है। दरअसल बिहार सरकार बिहार में 1 टैरिफ प्लान लागू करने जा रही है। इसके बाद से उपभोक्ताओं को हर यूनिट बिजली के लिए ₹2.20 और ₹4.25 तक लग सकता है। और पूरे बिहार को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जाएगा। शहरी क्षेत्र के कंज्यूमर को यानी उपभोक्ताओं को ₹4.25 में बिजली मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में ₹2.20 में बिजली मिल पाएगा। हर यूनिट बिजली के लिए इनको ये पैसे देने होंगे। वैसे बिहार में अभी बिजली दर की वर्तमान रेट के बारे में बात करें तो देखिए, कुटीर ज्योति के लिए ₹1.97 प्रति यूनिट और ग्रामीण घरेलू के लिए ₹2.45 ग्रामीण घरेलू के लिए ₹2.45 वहीं ग्रामीण घरेलू के लिए ₹2.45 प्रति यूनिट है। और ये पैसे जो हैं 50 यूनिट से अधिक होने पर ₹2.85 प्रति यूनिट लगने लगेगा। वहीं ग्रामीण घरेलू के लिए ₹2.45 प्रति यूनिट दर लगता है और 50 यूनिट से अधिक होने पर ₹2.85 प्रति यूनिट रेट लगता है। वहीं इधर शहरी घरेलू के लिए ₹4.12 प्रति यूनिट रेट फिक्स किया गया है, जो 100 यूनिट से अधिक होने पर ₹5.52 प्रति यूनिट पैसे लगते हैं। इधर कृषि के लिए 0.55 प्रति यूनिट पैसा लगता है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। शहरी की राशि हुई दोगुनी और 5 साल में 5 लाख आवास बनेंगे। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 यानी शहरी के तहत शहरी निकायों में अगले 5 सालों तक अब हर साल करीब 1 लाख आवास बनाने का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि भी अब दोगुनी कर दी गई है। राज्य सरकार योजना के तहत अब आवास निर्माण BLC और साझेदारी में बनने वाले किफायती आवास यानी AHP घटक के तहत प्रति आवासीय इकाई के लाभुकों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। ट्रेनिंग से भागने वाले शिक्षकों पर लगेगा फाइन और अब जेब से भरने होंगे 7200 रुपए। जी हां, बिहार में शिक्षकों को अब आवासीय प्रशिक्षण से अब रात में भागना महंगा पड़ेगा। प्रशिक्षण से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। उनके वेतन से प्रशिक्षण की राशि काट ली जाएगी। इसको लेकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT ने सख्ती बरतने का आदेश दिया है। इसको लेकर SCERT के संयुक्त निदेशक प्रशासन सुषमा कुमारी ने शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और डाइट केंद्र के प्राचार्य को पत्र भी भेज दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत बिहार में अभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये राज्य के सभी सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों एवं SCERT पटना में दिया जा रहा है। और हर जिले से शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस दौरान लगातार ये सूचना मिल रही है कि बड़ी संख्या में शिक्षक रात में प्रशिक्षण केंद्र में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने घर पर चले जाते हैं या फिर नजदीकी के किसी सगे संबंधी के यहां चले जाते हैं। इसलिए अब इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है और कहा गया है कि यह आवासीय प्रशिक्षण नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। वैसे शिक्षकों को अब आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया गया है और ऐसे शिक्षकों से प्रशिक्षण में आने वाले खर्च की राशि जमा करनी होगी। अगर जिले में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो फिर 4800 रुपए और SCERT में अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो 7200 रुपए राशि उनके वेतन से काट लिया जाएगा। बिहार के पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने लाठियां बरसाई।
जी हां, देखिए बड़ी खबर है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और जिसके चलते पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठियां बरसानी पड़ी और जिसमें कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में लॉन्च हुआ और दोनों सुपरस्टार ट्रेलर लॉन्च करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और गांधी मैदान में पुष्पा 2 की ट्रेलर की लॉन्चिंग में फैंस का सैलाब भी उमड़ पड़ा। पूरा मैदान अल्लू अर्जुन के फैंस से खचाखच भरा हुआ था और इसी दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। वहीं गांधी मैदान के मुख्य मार्ग पर भी भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम के कारण बैरिकेडिंग लगाकर चिल्ड्रेन पार्क से जेपी गोलंबर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। भीड़ के कारण गांधी मैदान का गेट नंबर 4 भी बंद कर दिया गया और गांधी मैदान में आयोजित ट्रेलर लॉन्चिंग के प्रोग्राम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भी परफॉर्मेंस था। इस वजह से भारी भीड़ गांधी मैदान में पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, लाइसेंस होगा रद्द, प्रशासन ने दिया सख्त आदेश। जी हां, देखिए ट्रैफिक पुलिस ने एक नया फरमान जारी किया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि अगर आपका चालान अगर 5 बार या फिर उससे अधिक अगर कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और अगर चालान 20 बार या फिर उससे अधिक अगर कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए राजधानी पटना की सड़कों पर यदि आप बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। देखिए ट्रैफिक पुलिस ने बीते 6 महीने में बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 5591 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें वैसे वाहन चालक हैं जिनका कम से कम 5 बार चालान कटा है, तो ऐसे गाड़ी ड्राइवरों का अब ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। वहीं 133 ऐसे गाड़ी ड्राइवर भी हैं जिनका चालान 20 बार कट चुका है, तो ऐसे ड्राइवरों का अब ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रोशन की हुई हार्ट अटैक से मौत। 2 दिन पहले ही भरा था नामांकन पर्चा। जी हां, देखिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार रोशन की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई और कुढ़नी के सुचता माधोपुर स्थित आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही राजेश रोशन ने तिरहुत स्नातक विधान परिषद पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। वैसे आपको बता दें कि राजेश रोशन बीजेपी के जुझारू कार्यकर्ता थे। वो विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी और गठबंधन से उन्हें मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से बगावत कर ली और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा भर दिया। नॉमिनेशन के 2 दिन बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बिहार में सक्षमता पास सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 20 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं वो अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इनको अब नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके टोटल 1,40,000 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच ये खबर आ रही है कि 7 जिलों के शिक्षक को अभी फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर या फिर नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। दरअसल गया, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को औपबंधित नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि यहां पर आदर्श आचार संहिता लागू है और यहाँ विधान पार्षद का चुनाव होने वाला है। इसलिए जब आदर्श आचार संहिता खत्म होगी तो ही यहाँ पर शिक्षकों को औपबंधित नियुक्ति पत्र मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि 20 नवंबर को कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बिहार में शिक्षा मंत्री के दावे सारे खोखले नजर आ रहे हैं। शिक्षकों को अभी भी परेशानी हो रही है। आश्वासन के बाद भी एक अनुमंडल वाले जिले में नहीं मिल रहा है 2 डिवीजन का विकल्प। जी हां, देखिए बिहार में अभी बिहार के टीचरों को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि टीचर को अपने घर के पास ही जॉब मिलेगी, लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ गया है। देखिए बिहार के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या होती है उसकी झलक हर दिन किसी न किसी घटना को देखने में मिल ही जाती है। देखिए आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया में आकर यह दावा किया था कि बिहार के अंदर शिक्षकों को
उनके ही अनुमंडल के अंदर ही नौकरी दी जाएगी और ये ट्रांसफर रूल के ही तहत होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका कई स्टूडेंट्स ने खुलासा भी किया है। देखिए, आपको बता दें कि एक स्टूडेंट अमित कुमार ने बताया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि जिस जिले में एक अनुमंडल है वहां 2 डिवीजन बांटे जाएंगे और शिक्षकों को उनके जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी पोर्टल पर 2 डिवीजन का चॉइस ट्रायल के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये अमल नहीं हुआ। अभी तक ऐसे 8 जिलों के शिक्षकों को उस जिले में 2 डिवीजन का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इधर ट्रांसफर पोस्टिंग में सॉफ्टवेयर को लेकर दिक्कतें भी आ रही है। वहीं इधर महिला शिक्षिकाओं ने कहा कि उन्होंने चॉइस पंचायत का विकल्प फाइनल सबमिट किया था, लेकिन उसके बाद अपने ही आप इसका बदल गया है और उस पर भी शिक्षा विभाग आज तक कुछ क्लियर नहीं किया है कि उनका आखिर क्या करना है। ऐसी शिक्षिकाएं सभी परेशान हैं और कई शिक्षिकाओं का सारा चॉइस अपने आप ही गायब हो गया है और वहीं कहीं शिक्षिकाओं का चॉइस भी बदल गया है। बिहार में घने कोहरे को लेकर 12 जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। पछुआ हवा से बिहार में बढ़ेगी अब ठंड। जी, मौसम विभाग ने अब लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि मौसम में अभी बदलाव होने वाला है और मौसम शुष्क होने के साथ तापमान में अब उतार चढ़ाव की स्थिति बन गई है। कहा जा रहा है कि 12 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले में अब सुबह के समय घना कोहरा रहेगा और जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 13 जिलों के सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले के मध्यम दर्जे के कोहरा छाए रहने के कारण यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत कई जिलों में सुबह के समय धुंध और हल्के कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में बिहार का न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ जाएगी। इससे अब बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी और घना कोहरा सुबह सुबह छाया रहेगा। लाइन होटल में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हुआ जानलेवा हमला, 2 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। जी हां, बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। शराब की सूचना पर पुलिस लाइन होटल में छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, लेकिन हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जिला के बारून थाना क्षेत्र के बरवाडी के समीप एक लाइन होटल पर शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी, जिन पर शराब के धंधेबाजों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया और जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। घटना 16 नवंबर की रात की बताई जा रही है। यह मामले में बारून थाना में पदस्थापित एएसआई सचिन कुमार के बयान पर अब प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों को आरोपित बनाया गया है और कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। इन सभी पर पुलिस के कार्य में बाधा डालने, पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने और जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। एनएमसीएच में एक शव से आंख गायब हो गया था। इसके मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही बड़ी कार्रवाई भी कर दी गई है। जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी एनएमसीएच की ये घटना है। एक व्यक्ति के शव से आंख निकाले जाने का मामला जिला प्रशासन ने संज्ञान में ले लिया है। इस मामले में एक प्राथमिकी यानी एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। इसको लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि आरोप बहुत ही गंभीर है, इसकी छानबीन की जा रही है और एक टीम गठित की गई है। जो भी रिपोर्ट सामने आएगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस संबंध में बताया जा रहा है कि इधर नालंदा जिले के रहने वाले फंटूस कुमार, जिसकी उम्र 24 साल थी, इसको अपराधियों ने गोली मार दी थी। इसके बाद उसे घायल अवस्था में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया और परिजनों ने आरोप लगाया है कि फंटूस की मौत के बाद कथित तौर पर उसकी आंख को निकाल लिया गया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सबकी आंख निकाले जाने के बाद उस पर पट्टी बांध दी गई थी। और देखिए, इस पर बड़ी कार्रवाई भी अब हो रही है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में मरीज की आंख निकाले जाने के मामले में 2 नर्स को निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने दोनों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि आलमगंज थाने में मामला भी दर्ज किया गया है।
मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, मंत्री और विधायक के घर पर हुआ हमला, 7 जिलों में इंटरनेट बैन। जी मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वैसे तो सीआरपीएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, बावजूद इसके हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। मणिपुर के हालत का अभी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी 4 रैलियों को रद्द कर दिया और नागपुर से वापस दिल्ली लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने कई 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। और इधर हालात को अब काबू करने के लिए मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है और कईयों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। इम्फाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ और असम राइफल के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अब तक 2 दर्जन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार और गोलियां बरामद की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 उग्रवादियों को मार गिराया था और सभी उग्रवादी सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने पहुंचे थे। बिहार में ट्रांसफर कार्यालय में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों रुपए की संपत्ति हुई जलकर राख। जी हां, बिहार के गया में बोकारो ट्रांसपोर्ट में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर रेडीमेड कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आगलगी में कई लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है और घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर मजार के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय में शहर के व्यापारियों का लाखों रुपए का कॉस्मेटिक का सामान था। वहीं स्थानीय लोगों की घटना के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद 14 गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई को भी आया धमकी भरा कॉल, एक्शन में आई पुलिस। जी हां, ये बड़ी खबर मुंबई से निकल के सामने आ रही है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के कस्टमर केयर को धमकी भरा कॉल आया। और आपको बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 10 बजे ये थ्रेट कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि फोन करने वाले शख्स ने बताया है कि वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ है और इस कॉल आने के बाद अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमआरए मार्ग थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व का यह काम हो सकता है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।